ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आदमी काम करने के लिए तैयार है लेकिन अभी काम नहीं मिल रहा है एट अ गिवन वेज रेट, इसको अपन कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? और अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा फेज हमने पढ़ा था फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है फुल एम्प्लॉयमेंट? का मतलब होता है कि जहां पर लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई क्या हो जाए, मैच। मतलब कि कंट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं और उतने ही लोग रिक्वायर्ड है जितने लोग काम कर रहे हैं, इसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं बोलो? फुल एम्प्लॉयमेंट। और ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। ऐसा किसी भी कंट्री में आज तक तो पॉसिबल नहीं हो पाया जहां लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई इक्वल हो जाए। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन एल्फ्रेड मार्श, हमारा जो जेएम कीन्स है, वो इस बात को भी कहता है कि चलिए डिमांड और सप्लाई जहां लेबर की इक्वल होगी उस केस को हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे बोलो? फुल एम्प्लॉयमेंट। तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट का जो टाइप है ये होता है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का हिंदी अनुवाद आदमी अपनी इच्छा से घर बैठा है। उसको घर बिठाया नहीं गया, जॉब है लेकिन अभी वो घर बैठा हुआ है, अभी वो काम करना नहीं चाहता, बस उसका मन नहीं है अभी। मतलब कि काम भी है और आदमी मर्जी से अगर घर बैठा है, मतलब काम करने के लिए तैयार तो है लेकिन इच्छा नहीं अभी। कई बार होता है ना, पढ़ने का तो खूब होता है लेकिन इच्छा नहीं होती है, वो बात अलग है। कई लोग के साथ तो रोज ऐसा ही होता है। फिर अगले दिन एग्जाम होता है तो पता पड़ता है क्या पढ़ना है, मतलब कुछ पता नहीं पड़ता। तो आप अपनी इच्छा से नहीं पढ़ रहे हो, बार बार बोलने के बाद भी आदमी चुप नहीं होता है, वो वॉलेंटरीली चुप नहीं होना चाहता। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? आदमी काम करने के लिए तैयार, अभी विलिंग ही नहीं है, बस उसकी इच्छा। भले ही उसके पास जॉब है, भले उसके पास जॉब है लेकिन काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसको बोलते हैं अपन वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो थर्ड पॉइंट लिखो इसके आगे, राइट डाउन थर्ड पॉइंट, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरी अन वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, राइट डाउन। बातें नहीं, when a person is not willing to work, अभी काम नहीं करना चाहता है जबकि जॉब उसके हाथ में, एट अ गिवन वेज रेट। जबकि आदमी काम ना करना चाहिए एट अ गिवन वेज रेट, खुद अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं बोलो? वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। काम है लेकिन करना नहीं चाहता है। खूब पैसा होगा पिताजी के पास, हाँ, नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक है, काम तो करना चाहते ले, मिल नहीं रही जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये इस चैप्टर के कुछ एडिशनल इंट्रोडक्शन फेज था। अब आते हैं हम इस चैप्टर के अंदर, जिसमें हमको अब पहले पढ़ना है डेफिशिएंट डिमांड, फिर एक्सेस डिमांड, और फिर दोनों को ठीक कैसे किया जाता है, राइट? तो एक पिछला कॉन्सेप्ट में रिवाइज कर दूं। बताओ, मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम कब आता है? जब ईडी और ईएस क्या हो, इक्वल, या फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो, इक्वल। तब क्या आता है बोलो? इक्विलिब्रियम। तो एक बार हम उन दोनों डायग्राम को रिवाइज कर लेते हैं। लिखें एक बार, पहले इक्विलिब्रियम को रिवाइज कर दूं। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पिछले चैप्टर का है, रिवाइज हो जाएगा। लिखें, इन एन इकोनॉमी
इन एन इकोनॉमी। पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए थे, या तो एडी और एएस दोनों क्या हो जाए, या फिर एस एंड आई क्या हो जाए, तो क्या आएगा, इक्विलिब्रियम। इन एन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम इज अराइव्ड in an economy equilibrium is arrived when AD is equal to AS और S is equal to I। AD is equal to AS वाला डायग्राम याद है सबको? कौन सा कर्व जीरो से स्टार्ट होता है पता ना? AD के AS जीरो से स्टार्ट होता है। एंगल क्या होता है इसका? 45। ये AS और AD starts at some positive point on y axis। इधर क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, तीनों एक साथ, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, जिस पॉइंट पर दोनों मिले, इस पॉइंट पर मिले, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। आया ना? ये डायग्राम हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आगे जब हमको इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप पढ़ाना है उसको समझने के लिए ये बेसिक है। एस इज इक्वल टू आई वाला डायग्राम याद है? इधर हम ले रहे हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और इधर वही चल रहा है इनकम आउटपुट और यस इन्वेस्टमेंट। क्या माना था अपन ने, शॉर्ट रन, फिक्स, स्ट्रेट लाइन, horizontal parallel to x axis। saving start with a negative point on y, become zero and then it become positive। दोनों यहां पर मिले, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। इसमें कुछ भी नया नहीं है, पिछले चैप्टर में जो पढ़ा है वही है। हमने दोनों सिचुएशन भी पढ़ी थी, AD लेस देन AS, AS लेस देन AD, S इज लेस देन I इज लेस देन S। वो नहीं पढ़ा रहा हूं इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर में ये बेसिक था समझने के लिए। अब हम फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, डेफिशिएंट डिमांड। क्या शुरू करेंगे बोलो, डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड, ये डायग्राम बना करके नई हेडिंग लगाना, डेफिशिएंट डिमांड। आगे के चैप्टर को समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि CD और AS में से कौन सा कर्व की शिफ्टिंग हमारे सिलेबस में है और कौन से कर्व की शिफ्टिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको समझाऊं कि हमारा जो AD और AS यूनिट है 12th CBSE में, वो इनकम को फिक्स मानता है। किसको फिक्स मानता है? इनकम आइडल मानी है। क्या मानी है? आइडल। मतलब कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में है, तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का ही अगला पार्ट, अरे इससे पहले शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का ही अगला पार्ट पढ़ रहे ना। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट फिक्स था, जेएम कीन्स कहता है कि शॉर्ट रन में किसी भी कंट्री की इनकम बढ़ना इतना जल्दी पॉसिबल ऐसा नहीं होता है कि आज इंसान, मान लो पर कैपिटा इनकम, अगर आज हमारी पर कैपिटा इनकम भारत में मान लो एक आदमी की 5,000 रुपए 6,000 रुपए है, तो ऐसा नहीं होता है अगले साल 10,000 हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज डेवलपिंग फेस है। हम जब पढ़ रहे थे 12th क्लास में तो हमको भी यही पढ़ाया था, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। आज पढ़ाते हुए 12वां बैच है तो भी यही पढ़ाना पड़ रहा है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। मतलब कि ओवर द पीरियड ऑफ 2012 में मैंने 12th पास की, तो 13 इयर्स के इस पीरियड में आज तक इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड नहीं बन पाया। दैट मीन्स इनकम पर कैपिटा का जो रेशियो है वो तब का और आज का क्या है, सेम। इसीलिए हमारे सिलेबस में अब जो आगे डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड के टॉपिक्स हैं वो एएस कर्व की शिफ्टिंग वाले नहीं है। या तो एडी इक्विलिब्रियम वाले एडी से ज्यादा होगा या एडी इक्विलिब्रियम वाले एडी से कम होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एएस कर्व को हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि एएस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। एएस कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू सी प्लस एस एंड y इज इनकम। इनकम शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती, इसलिए आगे
के जो टॉपिक्स हैं वो एडी कर्व की शिफ्टिंग तो हम पढ़ेंगे, लेकिन एएस कर्व की शिफ्टिंग हम नहीं पढ़ेंगे। एएस कर्व आगे के सारे डायग्राम में सेम रहेगा। एएस कर्व सिंगल डायग्राम, सिंगल लाइन बनानी, एएस कर्व को एडी कर्व को शिफ्ट नहीं करना। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? क्योंकि शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम के अंदर एएस कर्व शिफ्ट नहीं होता है। क्लियर? तो अब हमको सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी बनानी है, या तो हमारी रिक्वायर्ड डिमांड जो हमारी एक्चुअल एडी होगी उसको हम बोलेंगे एडीए। क्या बोलेंगे? एडीए। ठीक है? और जो हमारी आइडल एडी होनी चाहिए जिससे इक्विलिब्रियम आता है, क्या आता है? इक्विलिब्रियम, उसको हम बोलेंगे एडीएफ। क्या बोलेंगे? एडीएफ। कोई नया फॉर्मूला नहीं है इनको कैलकुलेट करने का, बस इक्विलिब्रियम वाले एडी को आज के बाद क्या बोलेंगे इस चैप्टर में? एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। और एक्चुअल जो साल बीता और जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड आई उसको क्या बोलेंगे? एडीए। तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो एक्चुअल एडी ज्यादा होगा, एडीएफ कम होगा, या फिर एडीएफ कम होगा और एक्चुअल, या तो एक्चुअल एडी ज्यादा होगा एडीएफ कम होगा, और या फिर एक्चुअल एडी कम होगा और एडीएफ ज्यादा होगा। क्लियर? एएस कर्व शिफ्ट नहीं होगा, लॉन्ग रन में शिफ्ट होता है एएस कर्व। आज से 50 साल बाद भी भारत डेवलपिंग ही रहेगा, इसलिए एएस कर्व की शिफ्टिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ किस कर्व की शिफ्टिंग है? एडीए कर्व की। एक्चुअल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल को बोलेंगे एडीए, और जो एम्प्लॉयमेंट पर होनी चाहिए, जो इक्विलिब्रियम पर होनी चाहिए, उसको बोलेंगे एडीएफ। क्लियर? तो फर्स्ट टॉपिक लिखेंगे डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड। अब जरा सोच करके बोलो, डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड कम है कि ज्यादा है? कम है। तो क्या कम होगी? एडीए कम होगा या एडीएफ कम होगा? एडी, वापस सोच के बोलो, डिमांड कम है तो डिमांड कम एक्चुअल वाली कम होगी कि फुल वाली कम होगी? एक्चुअल वाली कम होगी। क्या कम होगी? एक्चुअल वाली कम होगी। इसको बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। क्या बोलते हैं? डेफिशिएंट डिमांड। सो व्हेन द एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट इज मोर, और देश के एक्चुअल लोगों की जो डिमांड आई, एक्चुअली जो लोगों ने डिमांड करा, इक्विलिब्रियम में डिमांड यहाँ रहनी थी लेकिन एक्चुअली लोगों ने इतना डिमांड करा, तो ये जो गैप है इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। जब आपका एक्चुअल एडीए कम होगा और एम्प्लॉयमेंट वाला, इक्विलिब्रियम वाला एडी ज्यादा होगा। सो व्हेन एडीएफ इज मोर एंड एक्चुअल डिमांड इज लेस, इसको बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। क्या बोलते हैं? एएस को तो शिफ्ट की बात मैंने पहले ही उड़ा दी ऊपर। तो अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम एडीए बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एडीए, वो कम होगी, कम ही होगी ना, तभी तो डेफिशिएंट है डिमांड, और फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एडी ज्यादा होगी। तो ये जो गैप है, अभी ऊपर कौन सा कर्व है? एडीएफ, और नीचे कौन सा कर्व है? एडीए। इस गैप को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, इसी से केस स्टडी क्वेश्चन बनते हैं एडीएस के। क्या बनते हैं? केस स्टडी क्वेश्चन। इसलिए बहुत ध्यान समझ लेना, जिनको बातें करनी हो तो बातें करेंगे, उनको शुरू के चैप्टर से कुछ नहीं आता है, और हम यहाँ खत्म करने वाले हैं मैक्रो। तो जब एक्चुअल एडीए कम होगी और एम्प्लॉयमेंट वाली एडी, फुल इक्विलिब्रियम वाली एडी ज्यादा होगी, इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड। क्योंकि डिमांड कम है। डिमांड कम कौन सी होगी? कभी आइडल कम होता है क्या? आदमी अपना गोल कभी कम सेट करता है कि मेरे तो लानी 33% है? ये ऐसा ही है, आपने आइडल सोचा था 90% और एक्चुअली आए कितने? 70%। तो डेफिशिएंट परसेंट आए ना, बस उसी को डेफिशिएंट डिमांड बोला है। तो जब एम्प्लॉयमेंट वाली एडी या इक्विलिब्रियम वाली एडी मतलब एडीएफ ज्यादा हो और एडीए क्या हो? कम, एक्चुअल ही कम होगा या एक्चुअल ही ज्यादा होगा? कभी आइडल कम ज्यादा होता है क्या? आइडल कम ज्यादा होता है? दो चीजें पढ़ी थी आपने कंट्रोलिंग में, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस।
एक्चुअल ज्यादा भी हो सकती है, कम हो सकती है। कभी इंसान अपना स्टैंडर्ड ही कम सेट करता है क्या? इसीलिए एडीएफ की शिफ्टिंग नहीं है, सिर्फ किसकी शिफ्टिंग है? एडीए की। तो अगर एडीए कम आया उसको क्या बोलेंगे? डेफिशिएंट डिमांड। और एडीए ज्यादा आया, किससे ज्यादा आया? एडीएफ से, उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। डिमांड कम होने पे मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं। हम पढ़ रहे डेफिशिएंट डिमांड। डिमांड कम होने पर मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। मतलब ये जो प्रोजेक्टर है ये 40,000 का छोड़ो, कोई 20,000 का भी नहीं खरीद रहा। दैट मीन्स मार्केट में डिफ्लेशन आएगा, और डिफ्लेशन को ही बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, और उसी को ही बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। व्हेन योर एक्चुअल एडीए इज लेस देन एडीएफ। इज इट क्लियर? हाँ, एएसडी वापस समझाओ फर्स्ट चैप्टर से। तो अरे लॉन्ग टर्म इनकम तेरी चेंज हुई कभी? मान ले स्टार्टिंग पे के 2 लाख, तो क्या 10 साल में 20 करोड़ पे पहुंच जाएगा? उसके आसपास ही रहेगा ना। इसलिए इनकम शिफ्ट नहीं होती है, सिर्फ एडी शिफ्ट होगी। इतनी देर से वही तो समझा रहा हूँ। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अब ये सब लिख लो पहले। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन it refers to a situation when it refers to a situation when actual AD, एक्चुअल एडी को क्या बोलते हैं? एडीए। कम है कि ज्यादा है? डेफिशिएंट। कम है कि ज्यादा है? लेस देन। किससे कम है? एएस से। एएस कंपेयर करना ही नहीं है। एएस सारे डायग्राम में सिंगल बनाना है 45 डिग्री एंगल। 4 बार समझा चुका हूँ, क्यों अब नहीं समझा पाऊंगा? क्योंकि पेशेंस होता है एक इंसान का। इज लेस देन, इज लेस देन प्लांट एडी। प्लांट एडी को हम बोलते हैं एडीएफ। तो जब एडीएफ ज्यादा हो और एक्चुअल एडी क्या हो? कम, इसी को बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज डेफिशिएंट डिमांड। दिस इज कॉल्ड एज डेफिशिएंट डिमांड। और आगे जाके इसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलेंगे? डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशन, डिफ्लेशनरी गैप। बहुत ध्यान से अभी डायग्राम को समझेंगे कैसे बनाना है। एएस कर्व तो ऐसे ही बनेगा, इसकी शिफ्टिंग अलाउड नहीं है, 4 बार समझा चुका हूं। अब मान लो हमको एडी इक्विलिब्रियम पे ये चाहिए था। क्या चाहिए था? इक्विलिब्रियम पे। तो अब इस चैप्टर में जो फुल इक्विलिब्रियम वाला एडी होना चाहिए, आइडियल जो होना चाहिए, उसको क्या नाम दिया अपन ने? एडीएफ। क्या नाम दिया बोलो? एडीएफ। अब डेफिशिएंट डिमांड बनानी है, तो बताओ डिमांड कर्व सिर्फ एडी कर्व ऊपर शिफ्ट होगा कि नीचे शिफ्ट होगा? कम करना है, कम करने के लिए ये एडी कर्व है, इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा या नीचे? नीचे शिफ्ट करेंगे। तो एक्चुअल जो एडीए आया वो मान लो ये आया। क्या आया बोलो? एडीए। तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? E2 E1, राइट। तो जब आपकी एक्चुअल एडी, इसको पैरेलल बनाना स्केल से, गैप सेम रखना, ठीक है? तो ये जो गैप है, इन दोनों डिमांड कर्व के बीच का जो गैप है, ये गैप दिख रहा है आपको? ये जो गैप है ये पैरेलल गैप होगा, और इस गैप को हम क्या बोलेंगे?
डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलेंगे बोलो? डिफ्लेशनरी गैप। कब आता है ये? बिकॉज इस सिचुएशन में हमारा एडीएफ ज्यादा है और एडीए कम है। इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं बोलो? डिफ्लेशनरी गैप। यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? गैप हमेशा पैरेलल होगा। ये जो डॉटेड लाइन है ये गैप है। गैप हमेशा कैसा लेना है? पैरेलल। बीच का गैप बोलो, डायग्रामेटिकली क्लियर हुआ? When your ADA is less than ADF, this gap is called as deflationary gap. डायग्राम बनाओ जल्दी। इधर हमने लिया है AD एंड AS, इधर वही चल रहा है अपना इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। जल्दी से डायग्राम बनाओ और फिर हम इसका लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। This gap is called as deflationary gap. Make it fast everybody. डायग्राम बना ले सबने? गैप हमेशा पैरेलल होगा। ये आप, मेरा गैप थोड़ा ज्यादा डायग्राम में ऊपर नीचे है, आपने स्ट्रेट पैरेलल बनाया ना, इसको गैप को इक्वल रखना है। मेरा थोड़ा फैला हुआ गैप है, आपको जो है स्केल से 2 लाइन पैरेलल खींचनी है, ठीक है? राइट डाउन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन लिखो। इन अबाउट डायग्राम बोलो डिफ्लेशनरी गैप समझ में आया? ये टॉपिक पढ़ने के बाद अब आप कंट्री के डिफ्लेशन का डायग्राम बनाना सीख चुके हो। डिफ्लेशन में ऐसे ही डायग्राम बनता है सॉफ्टवेयर से, सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में। इन अबाउट डायग्राम we can see that actual AD is less than। ऊपर के डायग्राम में हमको ये दिख रहा है कि एक्चुअल एडी कम है। अरे कम है तभी तो डेफिशिएंट होता है, हाँ या ना? डेफिशिएंट मतलब कम। क्या कम? एडीए की एडीएफ? एडीएफ कभी कम नहीं होता है, अगले किस में होगा, लेकिन आइडल आइडल ही होता है। तो क्या कम होगा? एडीए कम होगा और एडीएफ ज्यादा होगा। एक्चुअल एडी इज लेस देन प्लांट और इक्विलिब्रियम एडी। एक्चुअल एडी इज लेस देन प्लांट और इक्विलिब्रियम एडी। प्लांट और इक्विलिब्रियम एडी को अपन क्या बोलते हैं? एडीएफ। एंड एएस कर्व, ये भी लिख लो, एग्जाम में पूछ सकते हैं। मेरे जैसे टीचर सन की होते थोड़े, वो पूछ सकते हैं एएस कर्व कांस्टेंट क्यों है। एंड एएस कर्व इज, ये एक बार लिखवाऊंगा, हमेशा के लिए याद रखना। एएस कर्व इज कांस्टेंट बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, एएस कर्व को और क्या बोलते हैं हम? इनकम लाइन। अरे हाँ या ना? एएस कर्व, अब यहाँ मल्टीप्लायर मत ले आना बीच में, सर वहां तो डेल्टा ही था। अरे भाई वो मल्टीप्लायर थे, मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखाने के लिए आप डेल्टा ई पढ़ाया था आपको, डेल्टा वाई। वो अलग कॉन्सेप्ट था, ये अलग कॉन्सेप्ट है। सबको चेंज कर दोगे तो पढ़ोगे क्या? पोगो नहीं ना? इज कॉल्ड एज इनकम लाइन विच इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एएस कर्व की शिफ्टिंग हमारे सिलेबस में इन शॉर्ट रन, in short run. So the parallel gap, PARALLEL, so the parallel gap between ADA and ADF, बोलो दोनों के बीच के पैरेलल गैप को क्या बोलते हैं अपन? जोर से बोलो। is called as deflationary gap। एग्जाम में कई बार एमसीक्यू के अंदर इक्वेशन पूछ लेते हैं,
बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप की इक्वेशन लिखो, और न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, वाह ज्यादा डरो मत। क्या इक्वेशन होगी? एडीए, बोलो। डिफ्लेशनरी गैप निकालने के लिए एडीए में से एडीएफ को क्या करना पड़ेगा? माइनस की प्लस? माइनस। एडीए माइनस एडीएफ, इसको अपन बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। अब जहां पर भी गैप आएगा, मतलब कंट्री का इक्विलिब्रियम आप देखो होना चाहिए था E1, इधर देखो कंट्री का इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए था? E1, लेकिन क्या आ रहा है एक्चुअल के हिसाब से? क्या आ रहा है? E2। E1 ऊपर है, अरे डायग्रामेटिकली E1 ऊपर है और E2 कहाँ है? मतलब कंट्री में इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। अरे गैप आ रहा है तो उसको वापस इवन तक लाना पड़ेगा ना। हमको एडीए और एडीएफ वापस एक ही घर में मैच चाहिए कि नहीं? इक्विलिब्रियम लाने के लिए एडीए को हमको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा या नीचे? ऑलरेडी नीचे वो, उसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। उसको कैसे करेंगे वो कल सिखाऊंगा। फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक रेट, सीआरआर, कल सारा पढ़कर आना। बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर सब कुछ पढ़ के आना कल। कल पढ़ेंगे डिफ्लेशनरी गैप को ठीक करना, और उसका रिवर्स क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक करना। That's all for today. Thank you, Eva.